स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के चित्रकला में 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यदि 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से ही बोर्ड के पेपर में आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी 100 बहुविकल्पी प्रश्नों वाला वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को देखने के बाद सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं लिखा गया चारकोल क्या है। तो चारकोल क्या होते हैं? पेंसिल के अंदर जो काले रंग का एक लीड लगा होता है वह किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। तो यहाँ पर चारकोल ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ग्रेफाइट होता है। चारकोल क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई, अस्थाई, चमकीले, धुंधले। तो याद रखेंगे जो है यह अस्थाई होते हैं। पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई होते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है? प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? प्रारंभिक रंग कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो याद रखेंगे प्रारंभिक रंग जो होते हैं 3 होते हैं। याद रखेंगे निहाल, क्या याद रखेंगे? निहाल, नी से नीला, ह से हरा, ल से लाल। इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। प्रारंभिक रंग निहाल, नीला, हरा, लाल। अगर पूछा है प्रारंभिक रंग कौन कौन होते हैं तो आप क्या कहेंगे? नीला, हरा, लाल होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। यहाँ देख सकते जिसका आधार 45 अंश का, जिसका आधार 75 अंश का, जिसका आधार 60 अंश, जिसका आधार 90 अंश 90 अंश का। घ वाला जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिए ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने रंग हैं? 7, 3, 4, 8। तो याद रखेंगे ओस्टवाल्ड के रंग में 8 जो है रंग होते हैं। इसमें जो है घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेखा क्या है? रेखा पैमाना में खींची जाने वाली दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। आकृति बनाने वाली, चित्र तैयार करने वाली। याद दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसमें बी ख वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती हैं? अब यहाँ पर यह प्रश्न कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती हैं? HB, 2B, 2H। तो याद रखेंगे 2B क्या होता है? इसमें ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 2B। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा होता है? अभी बताए हैं प्राथमिक रंग कौन होते हैं, द्वितीय रंग अब आ गए यहाँ पर। तो देखिए द्वितीय रंग कौन होते हैं? लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो याद रखेंगे नारंगी जो होता है वह द्वितीयक रंग होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? तो जान के नीला, हरा, क्या होता है? लाल होता है। इसमें द्वितीयक रंग पूछा गया तो क्या बनेगा? नारंगी। घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बोर्ड में कई सालों से पूछा जा रहा है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 8, 7, 3। तो याद रखेंगे 7 होते हैं। इंद्रधनुष में कितने? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है हरा रंग नेत्रों में कौन सा प्रभाव डालता है? समान, ठंडा, गर्म, कुछ नहीं। तो याद रखेंगे ठंडा। हरा रंग नेत्रों में कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? हरा, नीला, पीला, काला। तो याद रखेंगे लाल रंग में कौन सा रंग को मिलाना है कि जो नारंगी हो जाए? तो पीला रंग को मिलाया जाता है। घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? पेस्टिल, हॉटमैन, कॉटिज, कैनवास। तो याद रखेंगे हॉट्समैन जो है यह जल रंग चित्र बनाने के लिए कागज का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? कौन सा इंद्रधनुष में रंग नहीं है? तो नीला है, नारंगी है, भूरा, लाल। याद रखेंगे भूरा रंग नहीं होता है इंद्रधनुष में। यह जो है गौ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी, भीम बेटका, आदमगढ़,
और रायगढ़। तो याद रखेंगे भीम बेटका में जो है जिराफ ग्रुप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफा मंदिर किस राज्य में? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे अजंता की जो है गुफा का मंदिर जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अजंता के किस गुहा मंदिर के मंडप के छत पर सर्वप्रथम आलेखन प्राप्त हुआ था? गुहा संख्या 2, गुहा संख्या 9, गुहा संख्या 11, गुहा संख्या 19। तो याद रखेंगे गुहा संख्या 19। अजंता के किस गुहा मंदिर मंडप के छत पे सर्वप्रथम आलेखन प्राप्त हुआ था? तो किस में हो जाएगा? घ वाला ऑप्शन, गुहा संख्या 19। अगला है दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता में, बाघ गुफा में, बदामी में। तो याद रखेंगे बाघ गुफा में। कहाँ पर? बाघ गुफा में जो है दो शोकाकुल नारी भित्ति अंकित है। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण है 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल। याद रखेंगे 108 अंगुल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? प्राकृतिक रंग योजना, एक रंग योजना, 2 रंग योजना, 3 रंग योजना। तो एक रंग योजना को मोनो कलर योजना कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला एकेडमी कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो याद रखेंगे लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश में राज ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तटस्थ रंग कौन होता है? सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। तो याद रखेंगे इसमें सफ़ेद जो होता है तटस्थ रंग होते हैं। यह ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वारली भित्ति चित्र किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश से है। ख वाला ऑप्शन जो है सही है। तनखस कुंडलियों चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। इसमें गौ वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो कहाँ पे नहीं है? यहाँ पूछा गया किशनगंज में है, बूंदी में भी है, चावड़ में नहीं है, गुलेर में भी है। तो इसमें गौ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासन में हजानामा का चित्रांकन हुआ था? हजानामा का चित्रांकन हुआ था जहांगीर में, अकबर में, हुमायूं में, शाहजहां में। तो याद रखेंगे अकबर में। ख वाला ऑप्शन जो है सही है। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो याद रखेंगे कहाँ पे? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। घ वाला ऑप्शन जो है सही है। खजुराहों का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग पूछा जा रहा है पीला, लाल, काला, नीला। तो याद रखेंगे नीला जो होता है वह ठंडा रंग होता है। ठंडा रंग कौन होता है? तो नीला होता है। बदामी गुफा कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे औरंगाबाद में पाई जाती हैं। घ वाला ऑप्शन क्या है? सही है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। कौन थे? बीपी सिंह। कौन थे? वीपी सिंह थे। ख वाला जो ऑप्शन जो है सही है। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दृश्य में आती हैं। किस में आती हैं? दृश्य में आती हैं। अगला क्वेश्चन है बोधित्व ब्रजप्रारी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो अजंता से आता है। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही है। चित्र के गहरा रंग विशेषकर कहाँ दर्शाने के लिए होता है? घनत्व, काली घटा, अंधेरा, इनमें से कोई नहीं। तो घनत्व के लिए। किस रंग चित्र में गहरा रंग विशेषकर कहाँ दर्शाते हैं? तो घनत्व के लिए। इसमें जो है क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम, तेल माध्यम, टेम्परा माध्यम। तो याद रखेंगे जल माध्यम। क्या हो जाएगा इसमें? जल माध्यम। क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल, सरसों, तारपीन, में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे तारपीन। क्या हो जाएगा? तारपीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर पर जो आपका घर का जो रंगाई होता है तो उसमें जो है चित्र बनाया जाता है दीवालों पर, तो उसमें कौन से तेल को मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा तारपीन तेल को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है
यूरोपीय चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो याद रखेंगे राजा रवि शर्मा बनाए थे। कौन बनाए थे? ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका है? तो याद रखेंगे छाया और प्रकाश के चित्र में क्या भूमिका है? चित्र का उभरना। चित्र का क्या हो जाएगा? उभरना। ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टीट का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा रंग? तो सफ़ेद रंग मिलाया जाता है। इसमें ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा उदासीन रंग है? कौन सा उदासीन रंग होता है? पीला, काला, लाल, नीला। तो कौन सा उदासीन है? तो याद रखेंगे काला जो होता है वह उदासीन माना जाता है। ख वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आलेखन का गुण है अलंकारिता, तो याद रखेंगे सौंदर्य। तो इसमें सौंदर्य जो हो जाएगा ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेखन का ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्तों से, आयत से। तो याद रखेंगे ज्यामितीय जब आलेखन होता है तो ज्यामितीय तत्वों से होता है। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? अलंकारी आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का मिश्रण। ये तीनों का जो मिश्रण जो है सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। इसमें मतलब ये क, ख और घ जो भी है इसमें तीनों का जो है यह मिश्रण हो जाएगा। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन का जो पुनरावृत्ति जब किया जाता है मतलब इसको सजाया जाता है तो किससे होता है? ट्रेसिंग पेपर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, क ख दोनों। तो याद रखेंगे अपारदर्शी रंग। इसमें को आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत, श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्याम, श्वेत श्याम रंग। इसमें ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे बंगाल में जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ओस्टवाल चक्र के अनुसार रंग है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो ओस्टवाल चक्र में कितने मुख्य रंग होते हैं? तो यहाँ 4, 5, 6, 7। याद रखें मुख्य रंग 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओस्टवाल वक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन है? धानी, लाल, पीला, बैगनी। याद रखेंगे लाल। इसमें ख वाला जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा? देखिए आ गया प्राथमिक रंग अभी बताया गया है। क्या है? नीला, क्या हो जाएगा? लाल, नीला, पीला। याद रखेंगे लाल, नीला, पीला, ये प्राइमरी रंग कौन होते हैं? तो लाल, नीला, पीला। इसमें जो है घ वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नीला, हरा, पीला, नीला। याद रखेंगे इसमें प्राथमिक रंग आपका होगा लाल, नीला, पीला। इसमें जो है प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इसमें लाल हो जाएगा। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। नारंगी रंग किन रंगों से मिश्रण से बनता है? नारंगी रंग कैसे बनेगा? तो लाल और पीला को मिला दिया जाता है तो नारंगी रंग बनता है। लाल पीला जब मिलता है तो नारंगी रंग बनता है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं बताया गया? 3 प्रकार के होते हैं। ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग याद रखेंगे 4 होते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? 4। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो एक्रिलिक जो है खनिज रंग नहीं है। पहला इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रंग के गुण होते हैं 1, 2, 3, 4। तो याद रखेंगे इसमें रंग के गुण जो होते हैं वह 3 होते हैं। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नीला और पीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? नीला पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है। ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला, सफ़ेद। याद रखेंगे सफ़ेद जो होता है
काले रंग का विरोधी रंग होता है। अगला प्रश्न है, किस नंबर के पेंसिल हल्की रेखा खींचती है? एच 2H एच बी और एच 2H। तो याद रखेंगे एच जो होता है इसमें क वाला ऑप्शन होता है। क एच पेंसिल जो होता है हल्की रेखा खींचा जाता है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरा, लाल, पीला, नीला। तो याद रखें लाल रंग का विरोधी रंग जो होता है वह हरा होता है। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बैगनी रंग किन रंगों का मिश्रण से बनता है? तो बैगनी रंग लाल और नीला से मिला करके बनता है। इसमें पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लाल और नीला से मिला करके बैगनी रंग बनता है। गुलाबी रंग किन दो रंगों से मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग जो है लाल और सफ़ेद को मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। इसमें घ वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो नीला होता है। इसमें जो है क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग काला होता है। इसमें क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हरे रंग किन रंगों का मिश्रण से बनता है? नीला और पीला। नीला और पीला को मिला देंगे तो हरे रंग का मिश्रण बनता है। इसमें क ऑप्शन जो है सही है। कला शब्द किस भाषा से है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, पाली। तो याद रखेंगे जो कला है वह संस्कृत से है। इसमें ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कला शब्द। चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला में कितने अंग हैं? 6, 2, 4, 8। तो याद रखेंगे 6 माने जाते हैं। क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग 8, 3, 4, 6। तो याद रखेंगे आदर्श रंग 3 होते हैं। ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बैगनी रंग का विरोधी रंग है। बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन होता है? धानी, हल्का हरा, नीला, लाल, पीला। तो याद रखेंगे धानी हल्का हरा जो होता है बैगनी रंग का विरोधी रंग होता है। अगला प्रश्न है, नारंगी में समीपस्थ रंग कौन सा होता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो याद रखेंगे नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा होता है? तो पीला होता है। इसमें क ऑप्शन जो है सही। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती हैं, काटती नहीं है, कहलाती हैं। अब यहाँ पे जैसे एक वृत्त है और कह रहे हैं यहाँ पर एक बिंदु को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श करके ये रेखा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहा जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वृत्त की परिधि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ स्पर्श करके जा रहा है रेखा, तो यहाँ पर बिंदु को क्या कहेंगे? तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह निश्चित लंबाई सीधी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पे काटती हैं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक सीधी रेखा जो है काटती हैं दो बिंदुओं पर, इस रेखा को क्या कहते हैं? जब वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श किया काटती हैं उस रेखा को जो है छेदक रेखा कहा जाता है। इसमें ग वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त से होकर जाता है। अब स्पर्श बिंदु देखिए, यहाँ पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा से एक ऐसे लंब डाला जाएगा, तो वह लंब जो है डाला जाएगा तो कहाँ से? केंद्र से। कहाँ से? केंद्र से होकर जाता है। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, किसी वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त है और वृत्त के बाहर यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर वृत्त के कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के परिधि पर दिए किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर स्पर्श रेखा केवल एक खींची जा सकती हैं। इसमें ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जैसे वृत्त हो गया और यह स्पर्श रेखा है और इसके केंद्र से जो है लंब डाला जाए या त्रिज्या खींचा जाए तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की व्यास और परिधि का अनुपात होता है। तो वृत्त का व्यास और यहाँ परिधि का अनुपात क्या होता है, तो पाई के बराबर होता है और पाई का मान क्या होता है, 22 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाला किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति कहलाती हैं। अब यहाँ केंद्र हो गया और यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसे घिरी आकृति क्या कहलाती हैं, तो वृत्त कहलाती हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या, व्यास, परिधि, चाप। तो यहाँ से देखेंगे एक वक्र रेखा से घिरा हुआ वृत्त को क्या कहा जाता है, तो यहाँ देखिए चारों ओर से घिरे हुए परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसमें ख व ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं। तो वृत्त की रचना करना तो यहाँ पहले केंद्र रहता है और केंद्र से जो है वृत्त को क्या कहते हैं, खींचते हैं। तो यह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसके दोनों बिंदु सिरे वृत्त के परिधि पर होती हैं कहलाती हैं। अब यहाँ पर वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा जाती है इस रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहा जाता है। यह ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी, जैसे यहाँ वृत्त हो गया और ये केंद्र है, केंद्र से इसकी जो दूरी होती है उसके क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वृत्त का वह भाग जो एक चाप दो अर्ध व्यासों से घिरा होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, द्वित्रिज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वित्रिज्य कहलाता है। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वृत्त का अर्ध भाग कहलाता है। वृत्त का अर्ध भाग को क्या कहते हैं, अर्ध वृत्त कहा जाता है। अर्ध माने आधा, आधा वृत्त भाग को क्या कहेंगे, तो अर्ध वृत्त हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है। तो वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त, अर्ध वृत्त, वृत्त पाद, लघु वृत्त। इसमें हो जाएगा वृत्त पाद कहलाता है। ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परिधि का कोई भाग कहलाता है। परिधि का कोई भाग कहलाता है क्या, व्यास, जीवा, वृत्तखंड, चाप। तो परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी वृत्त पर कितने केंद्र हो सकते हैं, किसी वृत्त पे कितने केंद्र होते हैं। जब वृत्त को खींचा जाता है तो यहाँ पे केंद्र सिर्फ एक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है उसके सम्मुख कोण का योग 2 होता है। कितने के बराबर होता है, समकोण के, न्यून कोण के, अधिक कोण के, बृहद कोण के। तो यहाँ पर 2 समकोण के बराबर होता है क्योंकि समकोण में 90 दूना 180 अंश होता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तो वह क्षेत्र प्रत्येक को स्पर्श करता है। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र को अंतर्गत खींचा जाता है तो किसको स्पर्श करता है, शीर्ष को, भुजा को, बिंदु को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसमें भुजा को। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बहिर्गत वृत्त की केंद्र कहलाता है। तो बहिर्गत वृत्त का केंद्र जो है अंतः केंद्र नहीं कहा सकता, परिकेंद्र भी नहीं कहेगा, बहि केंद्र कहा जाएगा। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं। तो जो कोई भी स्थान है अगर जितनी सीमाओं को घेरते हैं इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल कहा जाता है। इसमें ख ऑप्शन जो है सही। तो अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें कहाँ देख सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, देखिए यहीं पर है। क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ देखेंगे भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा कर सकते हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। गौ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई त्रिज्या का स्क्वायर। इसमें ख वाला ऑप्शन देख सकते हैं, पाई त्रिज्या का स्क्वायर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्रिभुज के कोई मध्यिका उसके दो भागों में विभाजित करती हैं, वे भाग क्षेत्रफल में होते हैं। जब दो भाग में बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, लिखेंगे क्या होगा, बराबर होते हैं। इसमें बराबर सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो देखेंगे चतुर्भुज है और चतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से और यहाँ पर और यहाँ मिलेगा। इससे जो इस चतुर्भुज को क्या कहा जाता है, तो समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है। सरलता से, सौंदर्य से, व्यवस्था से, इनमें से कोई नहीं। तो सौंदर्य से, सौंदर्य मतलब समझ में आ रहा होगा, आलेखन जो है एक सौंदर्य है और यहाँ पर सरलता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सौंदर्य इसमें समावेश करता है। इसमें ख वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। अब यहाँ पर ज्यामितीय आकार जब इसमें कहा गया प्रयोग किया जाता है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ज्यामितीय आलेखन हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु को समतल धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर्ग आलेखन कहा जाता है। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। ज्यामितीय आलेखन की रचना क्या है, रंग, रेखाएं, सांचे, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे रेखाएं होते हैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या होते हैं, रेखाएं होती हैं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, तो 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे इसमें ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ज्यामितीय तत्वों के वर्ग से, वृत्त से, आयत से, तो याद रखेंगे ज्यामितीय तत्वों से। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत, श्याम, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे श्वेत, श्याम रंग का प्रयोग किया जाता है। अल्पना का जन्म हुआ था, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। याद रखेंगे बंगाल में। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो साधारण मापनी में कितने प्रकार का माप दिखाए जा सकते हैं, 1, 3, 2, 4। याद रखेंगे 2। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, 3, 4, 2, 5। याद रखेंगे इसमें 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। अब देखिए निरूपक जो भिन्न होते हैं इसमें अंश जो होता है हर से क्या होता है, बड़ा होता है, समान होता है, छोटा होता है, आधा होता है। तो याद रखेंगे छोटा होता है। भिन्न में अंश, अंश जो होता है हर से क्या होता है, छोटा होता है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। अब कितना रखा जाता है, तो सदैव हमेशा क्या रखते हैं, अंश। तो इसमें हमेशा 1 ही रखा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित कितनी नापे यूनिट अंकित कर सकते हैं। माने विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे यूनिट अंकित कर सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर, मीटर से, मीटर, सेंटीमीटर, इन केवल मीटर। याद रखेंगे इसमें क्या क्या नाप सकते हैं, किलोमीटर भी, हेक्टोमीटर भी, डेकामीटर भी नापा जा सकता है। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करती है जिसका निरूपक भिन्न है। अब निरूपक भिन्न क्या हो जाएंगे, तो 4 और ये 64 में निरूपक भिन्न कितना हो गए, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगा। इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 1/400 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 मीटर और 2 सेमी प्रदर्शित करने वाला मापी निरूपक भिन्न RF क्या होगी। तो इसमें याद रखेंगे
1/250 हो जाएगा। गौ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निरूपक भिन्न की इकाई होती हैं, याद रखेंगे इसमें क्या इकाई होती हैं। निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होगी, क्योंकि वह दोनों अंश और हर में जो जो माप रहेगा वह दोनों समान रहता है। दोनों माप मात्रक जो है बराबर रहेगा, तो ऊपर वाला मात्रक नीचे वाला मात्रक से कट जाता है, इसलिए इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है। 3 रेखाओं, देखिए सम परिमाण मापनी बनाने के लिए कितने माप लेते हैं, 30 60 90। क्या होते हैं, 30 60 90। क्या हो जाएगा, 30 60 90। इसमें ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 सेमी 3 मीटर प्रदर्शित करने वाला विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न कहलाता है। 1 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें ख ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 मीटर 2.5 सेमी प्रदर्शित करने वाला विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जो क्वेश्चन देख सकते हैं, जल रंग चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे दिया है वाट्समैन, चिकना, अखबारी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वाट्समैन कागज का जो है प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, छोटी, धुंधली, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, छोटी भी दिखाई देती हैं और क्या दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ पे दूर की वस्तुएं, तो यहाँ पर निकट की वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, छोटी, धुंधला, बड़ी और अस्पष्ट। तो याद रखेंगे इसमें बड़ी दिखाई देती हैं। तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। आकार के छोटे होने के प्रभाव, रेखी वृद्धि, रेखी ह्रास, रेखी समानता, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे रेखी वृद्धि, यहाँ आकार के छोटे होने का प्रभाव क्या है, रेखी वृद्धि है। दूरी के प्रभाव में रंगों को धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। पहला दिया रेखी क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे वातावरणीय क्षय जो होता है, दूरी के प्रभाव में रंगों का धुंधला जो है शीतल होना कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। सीधे पेंसिल, सीधे स्याही, सीधे रंग, सीधे स्केच से। याद रखेंगे सीधे रंग से। क्या होगा, सीधे रंग से। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, सफेद, नीला, लाल, पीला। तो याद रखिएगा पीला। जो प्रातः काल के समय वातावरण किस रंग में अधिकता होती है, तो प्रातः काल का मतलब सुबह में जो है समय किस रंग का अधिकता अधिक होती है, तो पीला रंग का। और यहीं पे देख सकते हैं साय काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है, पीला, लाल, नीला, सफेद। याद रखेंगे लाल। मतलब प्रातः काल में पीला और साय काल में जो है लाल रंग का जो है अधिकता अधिक होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, चटकीले, धुंधले, भड़कीले, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे चटकीले कलर का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, चटकीले, धुंधले, भड़कीले, इनमें से कोई नहीं। तो धुंधले। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो प्रश्न है, यह पहला जो प्रश्न है प्रातः काल का है और दूसरा क्वेश्चन है सायकाल का है। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षैतिज। क्या कहलाते हैं, क्षैतिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नेत्र लेंस के ऊपर का स्थान कहलाता है सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश। तो यार नेत्र तल से ऊपर वाले जो है स्थान क्या कहलाता है, आकाश कहलाता है। नेत्र तल के नीचे का स्थान कहलाता है सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश। तो क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं वह कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, दृष्टि केंद्र। क्या कहलाती हैं, दृष्टि केंद्र। इसमें क वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जब हम किसी ऊंची वस्तु को खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहलाती हैं, क्या कहलाती है, ऊपर, मध्य में, नीचे, कहीं नहीं। तो याद रखेंगे नीचे। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती हैं, कहाँ पर बनती हैं, नीचे की तरफ बनती हैं। इसमें ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती हैं, ऊपर, मध्य में, नीचे में कहीं नहीं। तो याद रखेंगे, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखने पर क्षैतिज रेखा कहाँ बनती हैं? ऊपर बनती हैं। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती हैं, ऊपर, मध्य में, नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मध्य में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। नेत्र तल से ऊपर वाला भाग कहलाता है। तो नेत्र तल से ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं अग्रभूमि में, मध्यभूमि में, पृष्ठभूमि में, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे पृष्ठभूमि पर बनाए जाते हैं। आकाश, बादल, पक्षी जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो मध्य भूमि में जो है बनाया पृष्ठ, याद रखेंगे किस में बनेगा? पृष्ठभूमि पर बनेगा। अब पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? नेत्र तल से ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। इसमें ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र तल के नीचे वाला भाग कहलाता है। नेत्र तल के नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? अग्रभूमि कहलाता है। जल रंग होते हैं। जल का रंग क्या होते हैं? तो जल का रंग जो है पारदर्शी होता है। जल में कोई कलर नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। पोस्टर कलर होते हैं। पोस्टर का कलर होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, परभासी। तो याद रखेंगे पोस्टर का कलर जो होता है अपारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है, समान स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है। गहरा नीला क्या होता है? आकाश का रंग क्या होता है? गहरा नीला होता है। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? तो याद रखें सेप ग्रीन क्या होता है? सेप ग्रीन कलर जो है भरा जाता है। अगला, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है? दूर स्थित पहाड़ियों के लिए कौन सा रंग जो है भरा जाएगा? कोबाल्ट ब्लू क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ब्लू कलर जो है भरा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो इसमें कौन सा कलर मिलाया जाता है? क्रिसमसन। पेस्टल रंगों को चित्र भरने का क्रम है। तो याद रखेंगे इसमें क्या है? पृष्ठभूमि है, तब अग्रभूमि है, मुख्य जो है चित्र है। इसमें क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, तो इसमें क्या भरते हैं? पहले हल्के रंग भरते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।